तो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारी कंट्री को जो है वो तीन नामों से जो है वो जाना जाता है, राइट? इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। एक सवाल यह था कि ऑफिशियली हम लोग इंडिया और भारत जो है वो नाम यूज करते हैं। जैसे आप हमारे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, है ना, आर्टिकल 1 के अंदर। तो दो ऑफिशियल नाम है हमारी कंट्री के, एक है इंडिया, एक है भारत। बट मेजर नाम एक और है, हिंदुस्तान। वैसे तो 16 नाम है हमारी कंट्री के, राइट, बट तीन मेजर नाम है। बट जो हिंदुस्तान शब्द है वो यूज क्यों नहीं किया जाता, आओ इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो भारत नाम के बारे में बात करें तो आप में से सभी लोग जानते होंगे कि भारत जो नाम पड़ा है वो भरत नाम की ट्राइब से पड़ा है, राइट? एक दुष्यंत राजा हुआ करते थे और उनकी जो पत्नी थी शकुंतला थी, उनका जो पुत्र था वो था भरत। और उसने अश्वमेघ यज्ञ जो है वो जीता था। उस समय अश्वमेघ यज्ञ हुआ करता था ना, तो उसने वो जीता था। तो उसी के नाम से जो है वो ट्राइबल ग्रुप जो है वो पड़ गया, राइट? राइट, मतलब वही उसी के नाम से जो है वो ट्राइब्स बनी और ये सब चीजें जो है वो कही जाती है, राइट? और उसी के नाम पर भी ये नाम जो है वो पड़ गया भारत। तो ये भी एक स्टोरी है, राइट, भारत नाम से रिलेटेड, राइट? तो भारत की स्टोरी, भारत ट्राइब की स्टोरी, ये बात आपको पता होगी। दूसरा, इंडिया शब्द जो है, इंडिया शब्द जो है वो दिया था किसने? ग्रीक्स ने, यूनानी लोगों ने, ग्रीक्स, ये दिया था शब्द इंडिया। और ये किस पर्पस के लिए दिया था? इंडस नदी, इंडस नदी जो है उसके उस पार की जो जमीन है वो इंडिया कहलाई जाएगी, ये कहा गया। अब तीसरे पे आते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है हिंदुस्तान। जो ये हिंदुस्तान शब्द है ये कैसे आया मैं आपको समझाता हूं। देखो, पहली चीज, जो पर्शियंस लोग जो थे, पर्शियंस, राइट, इन लोगों ने ये शब्द दिया हिंदुस्तान। अब इनमें एक इशू था प्रोनाउंसिएशन का। ये लोग जो है वो स को ह बोलते थे, राइट? सिंधुस्तान था वो, बेसिकली सिंधुस्तान, सिंधु नदी के उस पार वाला स्थान सिंधुस्तान, समझ रहे हो? तो उसको वो सिंधुस्तान था, वो उसको हिंदुस्तान कर दिया गया, चेंज किया गया उसके मीनिंग को। आप बोलोगे अरे सर कैसी बात कर रहे हो, तो पहले कभी नहीं सुना। मुझे पता है आप लोगों ने नहीं सुना होगा वाला पॉइंट, इसलिए आपको बताना जरूरी है। पर्शियंस लोग स को ह बोलते हैं। कैसे? जैसे कि हमारे यहां पे आपने सुना होगा कि मास, मास महीने को कहते हैं, है ना? बट जनरली आपने ये सुना होगा लोग माह कहते हैं, माह। चलो हफ्ते की बात करते हैं हम लोग कि ये हफ्ता है, हफ्ता मतलब वीक, बट एक्चुअल में वो हफ्ता नहीं होता, वो सप्ताह होता है। उसका करेक्ट वर्ड है सप्ताह, हम लोग बोलते हैं हफ्ता। इजंट इट इंटरेस्टिंग? तो ये हिंदुस्तान जो शब्द था वो गलत जो है वो उसको रखा गया, बनाया गया, इसलिए हम उस चीज को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, बिकॉज वो है ही गलत। वो सिंधुस्तान था, हिंदुस्तान नहीं, बट कहना शुरू कर दिया हिंदुस्तान। और जो लोग लिखते हैं कि नहीं हम सेक्युलरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदुस्तान जो है वो शब्द यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान मतलब जहां पर हिंदू रह रहे हैं, ये गलत है। ये फिलॉसफी जो है वो गलत है। ये काफी सारे लोग इस चीज को जो मानते हैं, बट वो सही नहीं है। मेन चीज जो थी वो पर्शियंस की थी। अगर आप ध्यान से किताबों को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट, पहले तो ये बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर। और आज है 19 जुलाई 2025 और चलो आज के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। कमेंट्स में आपके जो है बाद में देखूंगा, थोड़ा सा जो है आज टाइम लेट चल रहा है। लेट के आपके पास लेक्चर लेट ही जो है वो आएगा क्योंकि अभी खुद लेट जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पावर कट था, सुबह से कुछ मेंटेनेंस का काम कर रहे थे लोग। पता नहीं मेरी कॉल नहीं मिलती इन लोग को पूरा मेंटेनेंस करने की है। तो ये जो लेक्चर है जो आप देख रहे हैं गाइज, ये करंट अफेयर्स का लेक्चर है। और ये आप अगर जिन भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की, यूपीएससी की, तो इस लेक्चर को एंड तक देखना है। यहाँ पर काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करते हैं। और ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर के बैचेस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, स्पेशल पेड बैचेस हैं। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैचेस ज्वाइन करिए। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी, इन सभी के ही कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो और कोर्सेज को ज्वाइन करो, राइट? यहां पर प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है, जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की। और यहां पर फोकस जो है वो किया जाता है लेटेस्ट ट्रेंड के ऊपर,
जो सिलेबस है, लेटेस्ट ट्रेंड है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। मतलब हमारे हर साल जो कोर्सेज होते हैं वो आपको अपडेटेड मिलेंगे। ठीक है, तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लो, कोर्सेज ज्वाइन करो, और अगर आप बताओगे कि आप करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये है आज के टॉपिक्स जिनको हम लोग एक एक करके कवर अप करने वाले हैं। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। और आप लोग के कमेंट्स में बाद में देखूंगा यार, थोड़ा टाइम की कमी है, बट हाँ एक कमेंट था, एक स्टूडेंट ने जो है वो पूछा था कि मैंने पढ़ा था कमेंट, वो पूछ रहे थे कि सर अगर कोई हमें हमारे सामने आके किसी की बुराई करे तो क्या करना चाहिए। तो देखो, पर्सनालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि वो कैरेक्टर होता है एक इंसान का। अब मैं आपको पहली चीज बताऊं, तो आपके सामने आकर जो किसी और की बुराई कर रहा है, पहली चीज तो उस व्यक्ति की फोटो खींच लो अपने दिमाग में, और उस व्यक्ति को अपनी पर्सनल चैट्स बिल्कुल मत बताना, अपने सीक्रेट्स बिल्कुल मत बताना, और जितना हो सके उतना लिमिटेड बात करो उस व्यक्ति से, क्योंकि वो व्यक्ति सही नहीं है। कोई आपके सामने आकर किसी और की बुराई कर रहा है, दैट मीन्स कि वो आपके पीठ पीछे आपकी भी कर सकता है। यस, तो जो व्यक्ति किसी और की कर रहा है दैट मीन्स वो आपकी भी करेगा भाई। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज अब मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने किसी की बुराई करे तो आप बिल्कुल क्लियरली एक ही शब्द जो है उसको कह दो कि भाई देखो यार, पहली चीज मेरा जो रिलेशन है उसके साथ अलग है, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है वो मुझे नहीं सुनना, सुनने की जरूरत ही नहीं है, वॉक आउट। और या फिर बोल दो कि यार नहीं, टॉपिक चेंज करो, मुझे जो है बात नहीं करनी वो उस ऑब्जेक्टिव से। और कोई बुराई करे तो ये सिंपल एक ही शब्द चिपकाओ कि भाई आपका रिलेशनशिप उनके साथ ऐसा, आई डोंट नो, मेरा एक्सपीरियंस अलग है, और वही कॉन्वर्सेशन ड्रॉप हो जाएगी। बोला कि यार मुझे नहीं सुनना यार आपका क्या है क्या नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स और जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं ना, वो कभी भी किसी की बुराई सामने से बैठकर सुनते नहीं है। हाँ, डिप्लोमेसी इज डिफरेंट थिंग, लोगों की कमजोरियां पता होना आपको जरूरी है, राइट? क्योंकि कमजोरी जब लोगों की पता लगती है तब उनको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, बट अपनी कमजोरी कभी मत दिखाना किसी को, क्योंकि जिस दिन आपकी कमजोरी किसी के सामने आई ना तो वहां आप एक्सप्लॉइट होते रहोगे। चलो एनीवेज, समझ गए आप? मेरे ख्याल से यही आपका क्वेश्चन था एक। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में, काफी संवेदनशील टॉपिक है ये, डिक्लाइनिंग प्रोसिक्यूशन इन अनटचेबिलिटी केस अंडर पीसीआर एक्ट 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो सबसे पहले समझते हैं पीसीआर एक्ट 1955 के बारे में। लिख लो भाई, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये हेडलाइन बना लो, और जो भी चीज मैं बोलूंगा उसको आपको नोट डाउन करना है, जो भी चीज लिखवाऊंगा उसको नोट डाउन करना है, और टॉपिक्स को आपको ध्यान से सुनना है। तो पीसीआर एक्ट 1955 क्या है पहले ये समझ लो। तो ये लो, एक काम करो, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं ऐसा लिख लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा इसको समझने से बेटर। पहला पॉइंट लिखो, आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 जो हमारे भारतीय संविधान का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसको ऑपरेशनल बनाता है। आर्टिकल 17 को जो है वो ऑपरेशनल बनाता है, लागू करता है आर्टिकल 17 को। पहला पॉइंट तो ये लिख लिया आपने। क्या है आर्टिकल 17? एबॉलिश अनटचेबिलिटी, यस, जिसमें अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया। ब्रैकेट में लिख दो अबॉलिश अनटचेबिलिटी, वैसे तो ये आपको याद ही होगा। दूसरा पॉइंट, इसके तहत सोशल एक्सक्लूजन। पहला पॉइंट ये जो जितना पूरा लिखा हुआ है ना, इसको ब्रैकेट में लिख दो, ये पूरी चीज को ब्रैकेट में लिख देना एक और नीचे लाइन में, कि सोशल एक्सक्लूजन सामाजिक बहिष्कार, सर्विस का डिनायल सेवाओं से वंचित करना, पब्लिक प्लेसेस में एंट्री से रोकना, टेंपल स्कूल्स में एंट्री से रोकना, इन सब चीजों को क्रिमिनलाइज करता है। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को जो है वो अलाउ नहीं कर रहे पब्लिक प्लेस में आने के लिए, स्कूल्स में उसकी जाति के आधार पर उसका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो अनटचेबिलिटी कानून के तहत जो है वो, यानी कि या फिर पीसीआर कानून के तहत जिस व्यक्ति ने ऐसा किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, लिख लिया ये। आपके हिसाब से क्या सिर्फ कानून बनाने से अनटचेबिलिटी जैसे सामाजिक भेदभाव को खत्म किया जा सकता है? सिर्फ कानून बनाने से नॉट अ सोल्यूशन। कानून इंप्लीमेंट हो, लोग अवेयर रहें, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि लोगों के अंदर
जो ये प्रॉब्लम्स हैं, राइट, या आप कह सकते हो कि लोग जो हैं इस चीज को जो फॉलो कर रहे हैं, तो उनको अवेयर करो कि भाई इस प्रैक्टिस को बंद किया जाए। आज भी है, काफी सारे गांव में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस आज भी जो है वो की जाती है। और काफी सारे लोग आज भी ऐसे भी हैं जिनके दिमाग में अनटचेबिलिटी है ना, मिलते होंगे आपको ऐसे काफी सारे लोग। चलिए, अब 2022 की एनुअल रिपोर्ट हमें क्या बता रही है? अब यह बताती है कि सिर्फ 13 केसेस रजिस्टर हुए हैं पूरे देश में पीसीआर कानून के तहत। कंपेयर किया जाए तो 2021 में 24 हुए, 2020 में 25 केस बस रजिस्टर हुए। सोचिए आप, इतने कम केसेस रजिस्टर हो रहा है। इसका मतलब तो अच्छी बात होनी चाहिए कि भाई बहुत कम केसेस रजिस्टर हो रहा है, बट रियलिटी में क्या दिखाई देता है? अनटचेबिलिटी है, बट आप उस कानून के तहत जो है वो कार्रवाई नहीं कर रहे हो। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अंडर रिपोर्टिंग है, कि केस आता है बट एफआईआर नहीं लॉन्च की जाती, कार्रवाई जो है वो नहीं की जाती, तो दैट इज रॉन्ग ना। आप अपने आप को जो है वो, आप देखिएगा जैसे कि किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर क्राइम रेट कम है, क्राइम रेट कैसे पता लगेगा? रिपोर्ट्स के थ्रू, एफआईआर के थ्रू, है ना। आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट में अगर क्राइम रेट कम है तो इसके दो पहलू हैं। पहला तो यह है कि भाई आपने बहुत अच्छे से पॉलिसीज फॉलो कर रहे हो, जिससे कि आपने क्राइम को और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर लिया। दूसरा यह है कि आपने केस फाइल करने ही नहीं दिए, इस पर्पस के लिए कि आप जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट को क्राइम फ्री घोषित कर सको। तो एक होता है दिखावा ऑन पेपर और एक होता है रियलिटी। तो सही चीज क्या है, जेन्युइन चीज क्या है? रियलिटी। पता लगे आप ऑन पेपर तो दिखा रहे हो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में कोई क्राइम नहीं है, बट वहां पर बेचारा कोई टूरिस्ट आया तो उसकी बैंड बज गई, उसको लूट लिया आते सही थी, कपड़े लत्ते उतार के फाड़ फूड़ के फेंक दिए उसको, उधर निकल अब। तो दिस इज रॉन्ग ना। तो यही चीज है, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखनी है आपको कि इस प्रकार की चीजें चल रही है, इसलिए टॉपिक न्यूज में आया। बट जो पीसीआर एक्ट के तहत जो मैंने आपको लिखवाया बस उतना ही आपको ध्यान में रखना है। कोर्ट में 1242 केसेस पेंडिंग है पीसीआर एक्ट के तहत। 2022 में डिस्पोज हुए 31 केसेस में सिर्फ एक में कन्विक्शन हुआ। कन्विक्शन का मतलब पता है आपको? एक को सजा मिली। 31 केसेस आए थे, एक को सजा मिली है, सोचिए आप। 30 केसेस में हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि जो अपराधी थे या आरोपी थे बरी हो गए, सिर्फ एक में ही दोष सिद्ध हुए। 2019 से 21 में भी सभी डिस्पोज केसेस में एक्यूटल हम लोग को देखने को मिलता है। ये टर्म थोड़े से ध्यान में रखा करो, हिंदी मीडिया वाले स्टूडेंट भी। कन्विक्शन मतलब दोष सिद्ध, ये दोनों लिख लीजिए आप, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख लो आप। और एक्यूटल मतलब आरोपी रहे बरी हो गए, छूट गए, क्योंकि क्राइम सिद्ध नहीं हो पाया। तो ये दिखाता है कि प्रोसिक्यूशन मैकेनिज्म और एविडेंस गैदरिंग में सीरियस फ्लॉज है, कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। पुलिस के पास 51 केसेस थे 2022 में, जिसमें सिर्फ 12 में चार्जशीट फाइल हुई। चार्जशीट समझते हो ना, पुलिस जो है वो कोर्ट में जो है वो पेश करती है चार्जशीट, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, प्राइमा फेसी जो भी उनको एविडेंसेस मिलते हैं उसको देखने के बाद फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई जो है वो शुरू होती है। कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने किसी क्षेत्र को अनटचेबिलिटी प्रोन डिक्लेयर नहीं किया। ऐसा कोई क्षेत्र सामने नहीं आया जिसको कहा जाए कि ये अनटचेबिलिटी प्रोन क्षेत्र है, यहां पे अनटचेबिलिटी का मुद्दा है, बट फिर भी है काफी सारे एरियाज में। तो ये वही बता रहा है कि भाई लोग सिर्फ अपनी इमेज को साफ सुथरी जो है वो दिखा रहे हैं, बट एक्चुअल में अंदर जो मैल है वो बाहर नहीं आ रहा है। होता है ना, काफी सारे लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि मुंह पे मुखौटा है, 2 मिनट पहले किसी की बुराई कर रहे थे, जैसे वो व्यक्ति सामने आ गया एकदम से उसके सामने अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं भाई। ऐसे लोग बड़े डेंजरस होते हैं, उनसे बच के रहो लाइफ में। घटिया होते हैं, डेंजरस नहीं, घटिया। डेंजरस लोग आप लोग बनोगे जो सबकी बैंड बजाओगे आगे चल के, क्रिमिनल्स की।
स्ट्रिक्ट रहो, अपने अपने लाइफ को जो है वो एक पाथ प्रोवाइड कराओगे, हाँ भाई ऐसे चलना है, ऐसी पर्सनालिटी बनानी है, लोगों से अलग आपको बनना है भाई। ब्यूरोक्रेट हमेशा आप देखना, एक रूम के अंदर जब कोई ब्यूरोक्रेट एंटर होता है तो उसको बताने की जरूरत नहीं होती कि ब्यूरोक्रेट है, उसकी पर्सनालिटी बता देती है। तो अपनी पर्सनालिटी को वैसा बनाओ, जो तुम बनना चाहते हो आज की डेट में उस पर काम करना शुरू कर लो, देखना एग्जाम निकलेगा। दिस एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट कि आपको पढ़ना है, पर्सनालिटी डेवलप। नहीं तो आईआईटीएंस जितने भी 99 रैंकिंग वाले जो लोग थे वही बन चुके होते, बट ऐसा नहीं है ना। ठीक है, तो बताया ये जा रहा है, ये पीसीआर एक्ट के केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो रजिस्टर्ड जो हो रही है बहुत कम मात्रा में हम लोग को देखने को, अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, राइट। सोचिए आप, कोर्ट में करीब 2.5 लाख के आसपास केसेस जो है वो पेंडिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये लिखने विखने की जरूरत नहीं है। 18,900 या आप कह सकते हो 19,000 कपल्स को 2.5 लाख रुपए का इंसेंटिव जो है वो दिया गया 2022 में पीसीआर कानून के तहत। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु टॉप कंट्रीब्यूटर थे, लेकिन बिहार, यूपी जैसे राज्यों में कोई डेटा सबमिट नहीं हुआ कि आप कर क्या रहे हो, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो चैलेंजेस भैया यही है कि अंडर रिपोर्टिंग होती है, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती नहीं है, तो जो प्रॉब्लम्स है वही सोल्यूशंस है कि भाई पुलिस जो है वो सही तरीके से कार्रवाई जो है वो करे, ऐसे मामलों में सही इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाए, और अनटचेबिलिटी जो हमारे इतिहास में जो है वो सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि कलंक था, उसको जो है वो अपनी देश से जो है वो निकालना है, देश के लोगों की सोच से निकालना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यही तो काम होगा आप लोगों का। तो अगर हम सच में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में विश्वास रखें तो हमें पीसीआर कानून जैसे कानूनों को इंप्लीमेंट करने में सीरियसनेस दिखानी होगी, क्योंकि कानून सही तरीके से इंप्लीमेंट होगा तभी तो उसका रिजल्ट आएगा। यस, दैट्स इट। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, रीजनलिज्म वर्सेस नेशनल यूनिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, ये जीएस पेपर 2 और पेपर 4 में भी आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर चिंता व्यक्त करी है कि कुछ पार्टीज इलेक्टोरल गेन्स यानी कि पॉलिटिक्स में उनको फायदा मिल जाए, वोट का फायदा मिल जाए, उसके लिए रीजनलिज्म को बढ़ावा दे रही हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं हो भी रही है यार। महाराष्ट्र, कर्नाटक में सबसे ज्यादा, देखिए लैंग्वेज का इशू नहीं है यहां पर, इशू है कि आप कर क्या रहे हो यार, कि महाराष्ट्र में रह रहे हो तो मराठी बोलना कंपलसरी। वी नो महाराष्ट्र में रह रहे हो तो वहां की लैंग्वेज यानी कि जहां रह रहे हो वहां पे आपको लैंग्वेज जानना जरूरी है, बट दैट डजंट मीन कि आप हाथ में तलवार लेके रहे वो खड़े रहो। मैंने अभी एक वीडियो जो है वो देखा यार, बड़ा मुझे शॉकिंग लगा कि अच्छे खासे घर के लोग, अच्छी इनकम वाले, बढ़िया फ्लैट में रह रहे हैं, कोई जोमेटो या स्विगी वाला कोई आया था उनके पास, उसको बोल रहे हैं कि तुम ये बताओ क्या बोलते हैं, तुम मराठी में बोल के बताओ, और कहां से आए तो बोलता बिहार से हूं। तो बिहार से क्यों आए यहाँ पे, मराठी में बोलो, मराठी में बोलोगे तो ही पैसा देंगे वरना नहीं देंगे। इज दिस सूट्स अस, हम लोग को क्या ये सूट करता है एक अच्छे खासे समाज में ऐसे इस तरीके से किसी के साथ बिहेव करना? वो बेचारा कमाने के लिए आया है तो उसको भाई सपोर्ट करो। लोग एकदम से वो हो जाते हैं कि तुम बाहर के लोग आकर हमारे यहाँ की नौकरी खा गए। बाहर का लोग क्या होता है, इंडियन ही है भाई वो, हमारे अलग अलग पासपोर्ट्स नहीं है। पहली चीज, एक सिंगल पासपोर्ट जिसमें इंडिया लिखा रहता है, सिंगल सिटीजनशिप है ना, कोई स्टेट वाइज की सिटीजनशिप नहीं है। हो रहा है नहीं आजकल, हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप लोग खुद पर्सनली ये चीज फील कर रहे हो कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं? यस, ये नहीं होना चाहिए यार, मतलब दिस इज नॉट गुड एट ऑल। ये चीज जो होंगी वो कंट्री के अंदर लड़वा देती है लोगों को, लड़ ही रहे लोग। देखिए आप क्या रहा, हम जाट जाट है भाई, हम जाट हैं, और दूसरा जो है हम ठाकुर हैं। क्या चल रहा है भाई? बेवरन में अननेसेसरली। अब वो पतला दुबला सा आदमी, हम जाट हैं, वो बातें ऐसी कि भैया पता नहीं क्या कर लेगा। होता ना कि स्वैग जो रहता है लोगों, स्वैग में जो है वो लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं आजकल दूसरों को। क्यों भाई? दिस इज रीजनलिज्म।
और ये जो बढ़ता जा रहा है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो सपोर्ट कर रही है उससे चिंतित है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से तो मना किया, लेकिन न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन का जो है वो सपोर्ट दिया है, समझे आप। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर रिलीजन या कास्ट के नाम पे वोट मांगना डिस्क्वालिफिकेशन का बेस बन सकता है। और आपको पता ही ऑलरेडी कि कोई व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी से डिस्क्वालीफाई हो सकता है अगर वो इस प्रकार से कास्टिज्म को प्रमोट करे तो आप समझते हैं कि ये रीजनलिज्म जो है वो क्या होता है और उसके डेंजर के बारे में जानेंगे। तो मुझे आपको बताने की जरूरत है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, तो आप जानती हो यार ये रीजनलिज्म के बारे में लिखना मत, सिर्फ समझ लो इस टॉपिक को। किसी क्षेत्र का के इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रखा जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया इंडिया नहीं है भाई, मराठी भाऊ है, इंडियन नहीं है, इंडियन नहीं है भाई, जाट है, जाट है, गाड़ी के पीछे लिखवा रखा है। पता है आपको आरटीओ के नियम के अकॉर्डिंग वो लिखवाना भी गलत है, कार्रवाई हो सकती है, बट लोग करते ही नहीं है, प्रमोट हो रहे हैं यही सब चीज। ये गलती किसकी है इसमें? मैं बोलता हूं एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी गलती, कि आप ये करने दे रहे हो जिससे कि लोगों का माइंडसेट जो है वो चेंज हो रहा है। इसी को तो रोकना है। अब होगी शायद, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो कार्रवाई तेज होगी। जब किसी को वोट बैंक के लिए एक्सप्लॉइट किया जाए तो ये और भी डेंजरस हो जाता है। भले ही आपके समाज का व्यक्ति बेवकूफ है बट फिर भी वोट डालना है उसको, भले ही आपको पता है कि इसको साले को वोट डालेंगे पैसा जो है वो बनाएगा खा जाएगा, बट नहीं भाई हमारे समाज का है तो डालना है। दैट इज गुड। क्या आप अपने समाज को प्रमोट कर रहे हो, अपनी चीजों को प्रमोट कर रहे हो, बट यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग कि जिस पोजीशन पे वो व्यक्ति बैठा है वो उस लायक है कि नहीं, पहले ये समझो ना। पता लगे आप उसको मंत्री संतरी बना रहे हो, आज तो वो आपसे ऐसे ऐसे करके बात कर रहा हो, होता यही है, मैं तो आपके समाज का हूं, मैं खड़ा हूं, मुझे वोट दे दीजिए। आपने वोट डाल दिया, वोट डालने के बाद आप उस दूसरी चीज हो जाती है, फिर आप उसके पास ऐसे जाते हो कि भैया हमारा काम करवा दीजिए, ये वाला भैया घर के बाहर जो है वो स्ट्रीट लाइट बंद है, बड़ा डर लगता है आने जाने में, भैया करवा दीजिए, बैठे यार तुम बाहर जाके, अभी और भी हमारे पास काम है। बोलता है कि नहीं बोलता? ऐसा होता, ये दुनिया है भैया। बट फिर भी लोग बेवकूफ है। इस दुनिया में बेवकूफों का इलाज नहीं है, बाकी सब चीजों का इलाज है। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने आप को समझदार बनाओ, बेवकूफों की कैटेगरी से निकलो। आज की डेट में रीजनलिज्म जो बढ़ रहा है ना, तो लोग अपनी अपनी आइडेंटिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। देखो ये लिखा है सन ऑफ सॉइल मूवमेंट चल रहा है, हम महाराष्ट्र के हैं भैया तो मराठी बोलना आना चाहिए, दैट इज गुड, आना चाहिए, बट दैट डजंट साउंड्स गुड। ये अच्छा नहीं है कि आप जिसको मराठी नहीं आ रही उसको आप एक्सप्लॉइट करो, जिसको तेलुगु नहीं आ रही उसको आप एक्सप्लॉइट करो, दैट इज नॉट गुड। विदर्भ और तेलंगाना क्षेत्र में ये चीज अब बढ़ती जा रही है, देख ही रहे हो आप। तमिलनाडु के अंदर हिंदी को जो है अपोज किया जा रहा है, बहुत बढ़ रहा है ये सब चीज, इसको रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर इंडिया के लिए ये फ्यूचर के लिए जो है वो सही नहीं है। हरियाणा में प्राइवेट जॉब्स में लोकल रिजर्वेशंस जो है वो लाया गया, तो ये सब चीजें गलत है भाई। इन सब चीजों से हमारा देश जो है वो और डिवाइड होगा, और हम खुद ही डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं अब तो है। पहले ब्रिटिशर्स को दोष देते थे, अब आज की डेट में हमारी खुद की सरकारें जो है वो ये काम कर रही हैं, हमारे खुद के रिप्रेजेंटेटिव ये काम कर रहे हैं। तो कहां से फिर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पाएंगे जब हम इन्हीं सब चीजों में अटके रहेंगे? तो एक दूसरे की बुराई करते रहोगे तो कहां से आगे बढ़ोगे? अपने ऊपर काम करो। रीजनलिज्म का प्रमोशन होता है कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस की वजह से, यानी कि क्या रीजंस है जिसके कारण ये रीजनलिज्म बढ़ रहा है, ये लिख लो आप। सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखोगे आप, ये जो ब्लैक में लिखो ना बुलेट पॉइंट्स, बस ये लिखोगे आप। पहला है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी या अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी क्षेत्र में अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा। बिहार झारखंड जैसे राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की कमी है, बाकी जगह पर है। ये हेलो को हटाऊंगा यार मैं, ये हेलो मुझे देखकर दिमाग खराब हो जाता, उसमें अपना नाम लिख दूंगा। पता नहीं क्यों बार बार ऐसे कुछ गड़बड़ी हो गई तो हेलो आ जाएगा, हेलो। देखा होगा शायद आपने, दिखा है आपको कि नहीं देखा पता नहीं। कल्चरल, सेकंड पॉइंट ये लिखो, सिर्फ ये बुलेट पॉइंट है वो मार्क कर दो, ये कल्चरल एसर्शन।
माइग्रेंट्स के आने से लोकल लोगों को कल्चरल इरोजन का डर है कि बाहर से लोग आ जाएंगे तो हमारे यहाँ के ट्रेडिशंस कल्चर खराब हो जाएंगे। अरे नॉर्थ इंडिया वाला कितना भी साउथ इंडियन है वो चले जाए, वो इडली सांभर डोसे को जो है वो खत्म नहीं कर सकता। दैट इज ट्रू। वो उन्हीं के कल्चर में जो है वो रंग जाएगा। बट हाँ, दैट इज ऑल्सो ट्रू कि किसी क्षेत्र में अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो वहां के कल्चर्स ट्रेडिशन जो है वो चेंज होने लगता है। तो इस चीज का वहां के लोकलाइट्स को जो है वो डर है। तो उसके लिए सरकार काम करे कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके वहां के खुद के लोग काम करें, ना कि डंडा लेके दूसरों को भगाएं कि नहीं भाई हम रूम रेंट पे नहीं देंगे अगर तुम बाहर से आए हो तो। दिल्ली वाले तो बिल्कुल नहीं देते हम रूम रेंट पे। बेचारा अच्छा खासा व्यक्ति है, मेहनती व्यक्ति है, तुम उसको रूम रेंट पे नहीं दे रहे हो ये बोल के कि ये तू दिल्ली से आया। अरे इंडियन ही तो है। पुलिस वेरिफिकेशन कराओ, लीगल चीजें करो, उसको रूल्स रेगुलेशंस बताओ, एमओयू करवाओ, बता दो उसको रूल्स कि भाई यहाँ पे शराब वराब पी के नहीं आओगे, आप आओगे तो फिर दूसरी जगह देखो। वो होना चाहिए। जैसे मैं भी गया था दिल्ली, मैं रहा हूँ दिल्ली में 1-1.5 साल जो है वो रहा हूँ। तो वहां पे वहां की जो सोसाइटी वाले जो थे वो आए थे मेरे रूम में मिलने के लिए पहले दूसरे दिन, और मुझे गाइड करके गए कि बेटा देखो देर रात में यहाँ पे आना जाना इज नॉट गुड। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी बिल्डिंग में कोई आ जाए। आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। तो वो चीज अच्छी लगती है कि हाँ भाई ये चीज है कि आप फॉलो करो। हमने फॉलो किया। नेक्स्ट, लैंग्वेज पॉलिटिक्स। द्रविडियन मूवमेंट इसका क्लासिकल एग्जाम्पल आप देख ही रहे हो, चल रहा है भाई। लोकल इश्यूज को इग्नोर किया जा रहा है। आर्टिकल 370 से पहले जम्मू कश्मीर में जो इश्यूज आ रहे थे तो वो इसका बड़ा एग्जाम्पल है। चलिए, जो उभर रहे हैं जो मेन कारण, नेशनल यूनिटी को इसके लिए इससे खतरा है, इस चीज से बहुत ज्यादा खतरा है। भेदभाव हो रहा है, वायलेंस हो रहा है। माइग्रेंट जैसे कि बिहारी, उनको जो है वो आसाम के अंदर बंदी बना लिया जाता है कई बार, है कई बार पटक के मारा भी जाता है कि अच्छे साले बिहारी है ले। होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है लोगों का। ये नहीं होना चाहिए भाई। डेवलपमेंट के नेशनल प्रोजेक्ट्स को लोकल अपोजिशन जो है वो मिलता है। देखिए आप, नेशनल प्रोजेक्ट जो है वो रुक जाता है ना इन सब चीजों के कारण कि नहीं भाई हम तो स्टेट प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देंगे, नेशनल पे नहीं। ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट में रुकावट आ जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है वो प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आइडेंटिटी का मिसयूज वोट के लिए हो रहा है तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी क्लियरली कहा है कि रिलीजन कास्ट के नाम पर वोट मांगना इज डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड, कि भाई आप रिलीजन और कास्ट के नाम पर वोट नहीं मांगोगे। तो यही है भाई कि लोगों को थोड़ा सिखाओ, संवेदनशील जो है बनाओ, उनको बताओ कि भाई एक भारत श्रेष्ठ भारत है। राइट, ये चाहो तो लिख सकते हो, ये वाली चीज याद होनी चाहिए आपको। राइट, इस पर काम करें हम लोग। इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पर स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग जो है वो करें, है ना। रीजनल आइडेंटिटी जो है उसको खतरे की तरह नहीं बल्कि एक स्ट्रेंथ की तरह भी देखा जाना चाहिए, बट वहीं एट द सेम टाइम नेशनल आइडेंटिटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये चीज है बस, और कुछ नहीं, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। ये टॉपिक तो मेरे ख्याल से रिपीट हुआ है, इंडिया का ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशन, और कई बार आता रहता है। तो 30 जून 2025 को इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का 50.08% अब नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, लिख लो भाई। हम लोग जो है 50% इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से लेकर आ चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। 5 साल पहले ही हमारे एनडीसी टारगेट से, जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर होता है, इसको एनडीसी की जगह आईएनडीसी भी कहा जाता था, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। कब हुआ था भैया पेरिस एग्रीमेंट? कमेंट बॉक्स पे ईयर लिखकर बता दीजिए जिसको पता है। और बड़ा अचीवमेंट है भाई ये कि 50% हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू, यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज के थ्रू। अब थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बता दें, ये लिख लेना। रिन्यूएबल सोर्सेज 184.62 गीगावाट है। ये एग्जैक्ट ये कैपेसिटी ये बताई गई है। क्लीन सोर्सेज में 184.62 गीगावाट रिन्यूएबल से आ रहे हैं, लिख लेना।
49.38 गीगावाट आ रहे हैं, लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, और न्यूक्लियर से आ रहे हैं 8.78 गीगावाट। ये पूरी चीज लिख लेना, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा इसमें कि हम जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स के जो सोर्सेज हैं उसको आप डिक्लाइनिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, राइट, बड़े से छोटा। तो सबसे ज्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, सोलर एनर्जी हुई, विंड एनर्जी हुई, ये सब। और बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो है उससे 49.38 गीगावाट एनर्जी जनरेट हो रही है, और न्यूक्लियर से, यानी कि थर्ड नंबर पे आता है लास्ट न्यूक्लियर। और थर्मल फॉसिल बेस्ड कैपेसिटी जो है वो 241.04 गीगावाट है, यानी कि 40, अब हम 50% से ज्यादा हो चुके हैं, अब 50% रिन्यूएबल एनर्जी आप कह सकते हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि एक्चुअल जनरेशन में क्लीन एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 28% है, पता है आपको। अब ये चीज नेक्स्ट लाइन में जो है वो लिखिएगा, ये चीज लिखिए। अब आप देख रहे हो कि यार इतनी हायर जनरेशन कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, बट क्लीन एनर्जी मात्र 28% ही कंट्रीब्यूट कर रही है टोटल जनरेशन का। अब आप बोलोगे सर ये तो कंफ्यूजन हो गया, मुझे पता है। अभी आपने जो है वो क्या लिखा कि 50% से ज्यादा हम लोग जो है वो जनरेट करने की क्षमता रख रहे हैं, मतलब अब हमारे पास वो पोजीशन है कि हम 50% से ज्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, बट जनरेट की जा रही है 28%। क्लियर हो गया? अब पॉइंट क्लियर हो गया। यह है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कि इतनी हमारी कैपेसिटी है जो आज की डेट में हम बना सकते हैं, बट बना कम रहे हैं। क्यों क्यों कम बना रहे हैं? तो इसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है हमारा कम है। इसका क्या मतलब हुआ, आओ इसको समझते हैं। ये चीज लिखिए, लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर। पहला पॉइंट ये वाला लिखिए, इसलिए मैंने आपको उस तरीके से लिखवाया। अब मैं देखो ये पहले ये पढ़ा था, फिर ऐसे उल्टा जाता तो कोई मतलब नहीं, आपको समझ में नहीं आता। अब आपको क्लियर हो गया कि हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 50% से ज्यादा है, बट 28% ही जनरेट हो पा रही है। ये नेक्स्ट लाइन में लिखना, फिर लिखना क्यों 28% जनरेट हो रही है, उसके नीचे लिखना लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर CUF, अल्प क्षमता उपयोग कारक। अब इसमें लिखना सोलार CUF, ऐसे लिखो सोलार CUF 20%, विंड CUF 25 to 30%। नेक्स्ट लिखना कोल CUF 60%, न्यूक्लियर CUF 80%, न्यूक्लियर CUF 80%। मतलब क्या हो रहा है कि सोलार एनर्जी कम यूटिलाइज करती है, राइट। आप एनर्जी जो जनरेट कर रहे हो उसमें टाइम लग रहा है, बट यूटिलाइजेशन कैपेसिटी इतनी है, बट यूटिलाइजेशन उसका कम है, यूज भी उसका कम है, राइट। दूसरी जगह क्विक काम हो रहा है, क्विकली जो है वो मेन चैनल के साथ, मेन ग्रिड के साथ कनेक्टेड है। तो इशू क्या है? मेन ग्रिड के साथ कनेक्ट होने का इशू। नेक्स्ट पॉइंट वही है आपका, ग्रिड रिलायबिलिटी कंसर्न, ग्रिड रिलायबिलिटी इशू। इवनिंग आवर्स में, भाई इवनिंग आवर्स में रिन्यूएबल एनर्जी कहां पे काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना, उसको मिलेगी। अब सोलार है, सोलार ग्रिड है, वो सूर्य की किरणें जब तक पड़ेगी तब तक वो काम करेगी, शाम में थोड़ी ना किरणें उसके ऊपर पड़ रही है, तो इसलिए तो यूटिलाइजेशन कैपेसिटी कम हो गई। वहीं अगर आप फॉसिल फ्यूल जो है वो जलाओगे, कोयले को जो है वो जलाओगे, तो सुबह जलाओ, रात में जलाओ, पूरा दिन 24 घंटे जलाओ, जलेगा ना वो। तो उसकी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी अच्छी है, 60%। न्यूक्लियर की तो और अच्छी है, न्यूक्लियर भी आप हमेशा कर सकते हो, बट न्यूक्लियर की हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी कम है, 8% के आसपास से देखा था ना हमने। तो सबसे बेस्ट है न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी बढ़ाने पर हम काम कर ही रहे हैं ऑलरेडी। फिर बहुत सारे इश्यूज होते हैं भाई, लैंड एक्विजिशन का इशू हम लोग को सबसे बड़ा जो है वो देखने को मिलता है, जमीन मिल नहीं पाती ना। और फिर स्मार्ट ग्रिड्स हम लोग लेकर आए, और साइबर सिक्योरिटी का उसमें खतरा है, हैकिंग हो सकती है, मालवेयर हो सकता है, इवन न्यूक्लियर में हैकिंग हो सकती है, न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह में। अभी हुआ भी था मेरे ख्याल से हैकिंग अटेम्प्ट जो है वो किसी ने किया था हमारे एक न्यूक्लियर प्लांट में, कुछ महीनों पुरानी न्यूज थी, याद हो तो आपको। तो यही चीज है, बट तो इसके लिए सेंटर जो है वो पॉलिसीज और फंडिंग पर जो है वो काम करे,
हम चीजों को जो है मॉडर्नाइज करने पर फोकस करें, टेक्नोलॉजी पर काम करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, ऐसे ग्लोबल प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो है वो हम आगे बढ़ने की जो है वो कोशिश करें, राइट। सोलार पार्क्स, विंड फार्म्स, इनमें जो है वो डोमेस्टिक और ग्लोबल प्लेयर जो है वो उसको एक्टिव करें, प्राइवेट सेक्टर जो है उसको एक्टिवेट किया जाए, है ना। तो ये सब चीजें हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करें, है ना। साइबर सिक्योरिटी का इशू है तो उस पर जो है वो काम करें, उसको मजबूत बनाएं, दैट्स इट। तो ये चीज आपको जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। स्पेशली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी 50% से ऊपर हो गई है, बट यूटिलाइजेशन कैपेसिटी सॉरी जनरेशन कैपेसिटी हमारी कम है, और उसकी मेन वजह यही है कि रिलायबिलिटी का जो है वो इशू रहता है, इसलिए वो ज्यादा जनरेट कर नहीं पा रहे हैं। क्या इंडिया 100% रिन्यूएबल पावर जनरेशन अचीव कर पाएगा 2047 तक? क्या ख्याल है आपका? यस और नो, या फिर नॉट श्योर? क्या लिखोगे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। चलो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है डेटा एथिक्स और गवर्नेंस के बारे में, इससे रिलेटेड कल भी शायद हमने डिस्कस किया था। तो 14 से 16 जुलाई को एक इंपॉर्टेंट रीजनल वर्कशॉप हुई दिल्ली में, जिसे ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन SIAP। सिर्फ ये चीज लिख लीजिए आप, यूनाइटेड नेशन का टॉपिक है, और UNSD ने भी मिलकर एक वर्कशॉप जो है वो 3 दिन का वर्कशॉप जो है वो डेटा एथिक्स, गवर्नेंस एंड क्वालिटी इन चेंजिंग डेटा इकोसिस्टम। तो ये न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थोड़ी सी लिख लो, प्रीलिम्स में आ सकती है। डेटा एथिक्स पर फोकस किया गया, गवर्नेंस पर फोकस किया। चल यही रहा है ना कि आज की डेट में हम लोग जो है फोकस करें। इसमें इंडिया, मालदीव्स, भूटान, मंगोलिया, ऐसी काफी सारी कंट्रीज जो है वो आई थी। 16 एशिया पैसिफिक कंट्रीज यहाँ पर जो है मौजूद थी, उनके हेड्स वगैरह, स्टैटिस्टिशियंस वगैरह। तो डेटा एथिक्स होता क्या है भाई? देखो क्या होता है कि आप कभी किसी का डेटा जब कलेक्ट करो तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रिवेसी, कि सामने वाले की प्रिवेसी जो है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा अगर आपके पास कोई सेंसिटिव डेटा है किसी का, राइट, तो आपको ये इंश्योर करना है कि वो डेटा कहीं लीक ना हो। तो रिस्पॉन्सिबल कलेक्शन करें, स्टोरेज करें, यूज करें, शेयर करें डेटा, स्पेशली डिजिटल और AI बेस्ड एनवायरमेंट में, जहां पर लीकेजेस की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। प्रिवेसी, डिग्निटी, कंसेंट का प्रोटेक्शन होना चाहिए भाई। बिना किसी के कंसेंट के उसकी आप चीजें बाहर नहीं निकालो, इस चीज को इंश्योर करो। ट्रांसपेरेंट और फेयर गवर्नेंस इंश्योर करना जरूरी है। किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। एल्गोरिदम के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो यही है, तो प्रिंसिपल यही है भाई, इसके कोर एथिकल प्रिंसिपल्स। डेटा पर यूजर का कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए भाई, जिसका डेटा वो डिलीट भी कर सके। कैसे डेटा कलेक्ट हो रहा है, स्टोर हो रहा है, यूज हो रहा है, ये क्लियर होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी कि आपने अगर किसी प्लेटफॉर्म पे अपना डेटा डाला है तो इट शुड बी क्लियर कि वो डेटा जो है वो कहीं पे शेयर होगा कि नहीं होगा। डेटा जो मांगा गया उसका पर्पस क्या है वो मेंशन होना चाहिए, कि भाई अगर आपसे आधार कार्ड मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं, है ना। फेयर आउटकम्स होना चाहिए कि आप जो है उस डेटा का जो है वो क्या करोगे। तो पूरी चीज, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने काफी सारे इनिशिएटिव भी लिए हैं। इंटीग्रेटेड डेटा स्टैंडर्ड्स, इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ सिस्टम्स, ये लिखने विखने की आपको जरूरत नहीं। ट्रांसपेरेंट डेटा जो है वो होना चाहिए। तो बस यही चीज है, बाकी इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, बाकी ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं। आप जानते हो इतनी बार हम लोग जो है वो चीजें कवर कर ही चुके हैं इसको। एथिकल बाय डिजाइन सिस्टम होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर कि आप जो भी डेटा कलेक्ट करो वो ऐसा होना चाहिए कि भाई कलेक्शन, देख लेगा ना कि कलेक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन, डिसेमिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उस पूरी प्रोसेस में फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी जो है वो होनी चाहिए कि डेटा कलेक्ट किया गया किस पर्पस के लिए किया गया, कहाँ स्टोर हो रहा है, सेफ है कि नहीं है, ये पूरी चीज है। ठीक है, पूरी ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब चीजें उन्होंने बताई हुई है, बाकी उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट आप जानते हो उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैं आपको जो है वो कल जो है वो एक्सप्लेन करूंगा, राइट। फोटोवोल्टाइक रिसर्च एंड एजुकेशन, इस टॉपिक को जो है वो हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। नेशनल सेंटर फॉर फोटोवोल्टाइक रिसर्च एंड एजुकेशन। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रिन्यूएबल एंड
न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने विजिट किया सेंटर को आईआईटी बॉम्बे में रिव्यू करने के लिए सोलर सेल टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को। तो इस टॉपिक के अंदर काफी सारी चीजें हैं, राइट। तो ये मुझे एक दिन का और समय दीजिएगा, मुझे कुछ आर्टिकल्स और इससे रिलेटेड जो है वो गो थ्रू करना है। वैसे है कुछ खास नहीं इस टॉपिक के अंदर, सिर्फ एक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको लिखवानी है, बट आई जस्ट वांट टू विजिट सम मोर पेजेस इस आर्टिकल से रिलेटेड, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। ADEETIE स्कीम लिख लो भैया। अदिति एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करती है कि जो भी एनर्जी हो वो एफिशिएंट हो, यानी कि आप अगर बल्ब जो है वो जला रहे हैं तो वो कम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम करे और ज्यादा रोशनी प्रोवाइड कराए, और ये क्लीन और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। स्कीम जो है उसको BEE के द्वारा जो है वो लाया गया। टेक्निकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट दोनों ही प्रोवाइड करा रही है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये लिखने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट सबवेंशन, अच्छा इंटरेस्ट सबवेंशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आप मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में लिखकर, ये पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका आंसर आप ही देंगे। ये स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर जो है वो देने की कोशिश करो, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है? आरबीआई ने रिसेंटली हाईलाइट किया है पोटेंशियल सिस्टम रिस्क। अच्छा वो हम लोग को देखने को मिलता है ना, लिखा हुआ है कि लार्ज स्केल में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। आरबीआई हमेशा से क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ थी। आप जब स्टार्टिंग में देखेंगे ना तो आरबीआई ने क्लियरली बोल के रखा हुआ था कि भाई बिटकॉइंस वगैरह के ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करो, क्रिप्टो करेंसी में जो है मत जाओ, बिकॉज उसका कोई वही नहीं है ना, अथॉरिटी नहीं है। अगर कोई गपला होता है तो कोई अथॉरिटी नहीं है उसको जो है वो लुकआउट करने वाली। आर यू गेटिंग दिस? तो बस यही था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में आपको जानकारी जो है मुझे देनी थी। और ये है हमारे ज्ञान सर, और स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। चलिए मिलेंगे हम लोग कल, संडे है, कल के दिन मैं लेके आऊंगा एक लेक्चर, तो कल के लेक्चर में मिलते हैं। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।